तो चैप्टर 7 में हम क्या करेंगे, हम अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि f अगर हमारे पास r हो या c हो तो आपके पास ये जो fx होती है, fx यानी जिसमें क्या थे आपके पास, इसमें क्या थे, इसमें सारे के सारे फंक्शंस थे x से कहाँ पे f में। तो ये fx जो है आपके पास ये क्या होती है, fx इज अ वेक्टर स्पेस ओवर f। सो इन पर्टिकुलर क्या होगा, इन पर्टिकुलर ये होगा कि अगर f को मैं ले लेता हूँ r तो इसका मतलब है rx इज अ वेक्टर स्पेस ओवर r। सो हम इस चैप्टर 7 में क्या देखेंगे, आपको पता है चैप्टर 7 में हमने क्या, चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा था, हमने इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया, ठीक है, जो कि जनरलाइजेशन थी रीमान इंटीग्रेशन की, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम उसी इंटेग्रल के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, उसी इंटेग्रल के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कुछ सब स्पेसिस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। किनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, सब स्पेसिस को। ये सब स्पेस क्या होता है, सब स्पेस क्या होता है, तो आप इसको वहीं जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सब स्पेस क्या होता है। लेट्स से अगर V मेरे पास एक वेक्टर स्पेस हो, वेक्टर स्पेस हो ओवर लेट्स से F, तो एक सेट है मेरे पास, लेट्स से उस सेट का मैं नाम दे देता हूँ S। ये एक सबसेट है किसका, ये क्या है, सबसेट है V का। तो इस सबसेट को मैं कहूंगा कि S जो है ना वो सब स्पेस है, क्या है, सब स्पेस है। किसकी सब स्पेस है, ऑफ V। अगर क्या हो, अगर क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो, अगर आपके पास नंबर वन क्या हो, आपके पास जीरो एलिमेंट, कौन सा जीरो, वेक्टर स्पेस का जो जीरो एलिमेंट है, वो जो हमने देखा था एडिटिव आइडेंटिटी, वो किसके अंदर हो, वो S के अंदर हो। दूसरी प्रॉपर्टी कि जब भी मैं दो एलिमेंट S से लूं, लेट्स से मैं एक एलिमेंट, दो एलिमेंट लेता हूं कहां से, S से, उनको अगर मैं ऐड करूं तो आंसर कहां आना चाहिए, S में ही आना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो, तीसरी प्रॉपर्टी ये हो कि अगर अल्फा मैं एक स्केलर लूं और मैं F एलिमेंट लूं S से, तो अगर मैं इनको स्केल करूं, यानी इस F को अल्फा से स्केल करूं, तो आंसर कहां आना चाहिए, S में आना चाहिए, ठीक है। सो वेक्टर स्पेस के एक सबसेट को हम कहेंगे, वेक्टर स्पेस का, यानी वेक्टर स्पेस है आपके पास, वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस है। आपको पता है वेक्टर स्पेस होने का मतलब है उस पर एडिशन डिफाइंड है, उस पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, उसके ऊपर एडिशन के लिहाज से 4 प्रॉपर्टीज डिफाइंड है, उसके ऊपर स्केलिंग के लिहाज से 4 प्रॉपर्टीज डिफाइंड है। तो इस तरह के सेट को हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो अब इसी V के अंदर हमारे पास एक सबसेट है, एक सबसेट है S, उसको हम कहेंगे कि वो सब स्पेस होगी, यानी सब स्पेस होने का मतलब है वो भी इटसेल्फ क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी, ठीक है। लेकिन उस वेक्टर स्पेस शो करने के लिए, अब क्योंकि ये सब स्पेस है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, 3 प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड होंगी, जीरो इसमें होगी, दो एलिमेंट लें तो उनका एडिशन S में, दो S में एलिमेंट लें तो उनको ऐड करने से भी आंसर S में आए, अगर एक एलिमेंट S से लें, एक स्केलर लें तो उनका स्केलर प्रोडक्ट भी S से आए। सो सब स्पेस का मतलब क्या है कि ये 3 प्रॉपर्टीज आपके पास होल्ड होती है। सो अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर 7 में हम क्या करेंगे कि हमने देखा था कि Fx जो है वो वेक्टर स्पेस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब कुछ सब स्पेसेस स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे, सब स्पेसेस स्टडी करेंगे। किसकी सब स्पेसेस स्टडी करेंगे, सब स्पेसेस ऑफ Fx, यानी ये जो फंक्शन स्पेस है, यानी ये स्पेस को क्या कहते हैं, इसको लोग क्या कहते हैं, फंक्शन स्पेस। क्यों फंक्शन स्पेस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, फंक्शंस पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये एक वेक्टर स्पेस है। सो ये जो फंक्शन स्पेस है इसकी हम सब स्पेसिस स्टडी करेंगे। सो क्योंकि ये फंक्शन स्पेस है तो इसकी सब स्पेसिस भी क्या होंगी, उसके अंदर भी क्या पड़े होंगे भाई, अगर स्पेस में फंक्शंस पड़े हुए हैं तो सब स्पेस के अंदर भी फंक्शंस ही पड़े होंगे। तो हम बेसिकली इस Fx की कुछ सब स्पेसिस स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने से पहले हम स्टार्ट हम करते हैं सेक्शन 7.1 से, ठीक है, 7A से। 7A में हम LP म्यू डिफाइन करते हैं, क्या है, उससे पहले हम एक नॉर्म डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्या है जी, गिवन क्या है हमारे पास, x S म्यू हमारे पास एक मैयर स्पेस है। मैयर स्पेस मतलब S सिग्मा अलजेब्रा है, म्यू जो है वो काउंटेबली एडिटिव है, और इसकी जो वैल्यूज हैं वो 0 से इन्फिनिटी में है, और एम्प्टी सेट कर लें तो ये 0 आता है, जो आपके पास मैयर की डेफिनेशन थी। तो ये मैयर स्पेस है। P आपके पास एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है लेकिन लेस देन इन्फिनिटी है, और F आपके पास एक फंक्शन है जो X से F में है,
लेकिन कैसा है, मेजरेबल। क्या है, मेजरेबल है। तो देन हम डिफाइन करते हैं पी नॉर्म डिफाइन करते हैं। पी नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, इस एलिमेंट एफ का पी नॉर्म हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं, एफ नॉर्म और नीचे पी सबस्क्रिप्ट में। और कैसे उसको डिफाइन करते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास वो जो एफ गिवन था, एफ हमारे पास एक मेजरेबल था, ठीक है। उस मेजरेबल का मैं क्या लूं, मॉडुलस लूं। मॉडुलस लेके उसकी पावर क्या लूं, पी लूं। फिर उसको मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं। क्योंकि आपको पता है मेजर स्पेस के लिए मेरे पास इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर कहां देखा था, चैप्टर 3 में हमने देखा था कि इंटीग्रेट हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या ले लेते हैं, इस इंटीग्रल की पावर क्या ले लेते हैं, 1/p ले लेते हैं, 1/p, ठीक है। सो इस तरीके से मैं क्या डिफाइन कर लेता हूं, मैं डिफाइन कर लेता हूं एफ पी नॉर्म। यानी एफ का पी नॉर्म कैसे डिफाइन करता हूं मैं, कि सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये किया कि वो जिस एफ का नॉर्म डिफाइन करता है उसका मॉडुलस लिया, मॉडुलस की पावर पी ली, फिर उसको इंटीग्रेट किया चैप्टर 3 में जो हमने देखी थी इंटीग्रेशन, और फिर उसके बाद उसकी पावर क्या ले ली, 1/p ले ली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि जी वहां तो हमने एफ क्या लिया था, वहां चैप्टर 3 में तो हमारे पास एफ क्या था, एफ की जगह क्या था, आर था। लेकिन अगर इस एफ की जगह पे सी होगा तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप ही बताएं क्या करेंगे। हाउ वुड दिस मेक सेंस विद एफ इज इक्वल टू सी। यानी अगर एफ आपके पास एक फंक्शन हो, अगर एफ आपके पास एक फंक्शन हो जो कि आपके पास सपोज अगर एफ एक फंक्शन हो जो आपके पास सपोज एक्स से सी में डिफाइंड हो, तो आप कैसे उसके लिए इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे और वो मेजरेबल भी हो। सो आपको क्या चाहिए, आपको पहले तो आपको मैयर का कॉन्सेप्ट चाहिए सी के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप आपके पास जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आप उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, f1 ऑफ x प्लस आयोटा f2 ऑफ x। फिर इसके लिए भी आपके पास इंटीग्रेशन की थ्योरी मौजूद है, क्योंकि ये रियल में आंसर आ गया, इसके लिए भी मौजूद है, ठीक है। तो आप इंटीग्रल कैसे डिफाइन कर देंगे, आप इंटीग्रल डिफाइन कर देंगे जो इसका इंटीग्रल होगा वो किसके इक्वल होगा, इसका इंटीग्रल प्लस आयोटा इसका इंटीग्रल। तो इस तरीके से आप इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए चैप्टर 6 में ले जाता हूँ जहाँ पे इसके बारे में कुछ ना कुछ कमेंट किया हुआ है। एक मिनट, तो कैसे हम डिफाइन करते हैं जी, कि अगर लेट से आपके पास एक्स एस एक मैयर स्पेस है, ठीक है, तो एक फंक्शन को हम कहेंगे एक्स से सी में क्या होगा, एस मैयरेबल होगा। यानी हम देखें ना, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट के चैप्टर 3 में हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थे मैयरेबल फंक्शन चाहिए थे, मैयरेबल फंक्शंस थे तो हम उसके ऊपर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स, अगर ये वैल्यूज कॉम्प्लेक्स में आ रही है यानी रियल में नहीं आ रही, तो क्या मतलब होगा मैयरेबल का, कि फंक्शन मैयरेबल होगा अगर उस फंक्शन का रियल भी मैयरेबल हो और उसका इमेज भी मैयरेबल हो। यानी रियल के लिए थ्योरी एग्जिस्ट करती है तो उसको हम इजीली, क्योंकि आपको पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो अब देखिए ना एफ ऑफ एक्स क्या होगा, वो सी का एलिमेंट होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सी का होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कैसे लिख सकता हूँ, रियल ऑफ एफ, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ रियल ऑफ एफ, यानी लेट्स से रियल ऑफ एफ अगर मेरे पास, सो रियल ऑफ एफ लिख सकता हूँ, रियल ऑफ एफ अप्लाई कर दूं किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, प्लस क्या होगा आयोटा, ठीक है, इमेजिनरी ऑफ एफ, ठीक है, अप्लाइड ऑन एक्स।
ठीक है। सो एक फंक्शन एक्स से सी में कब मेजरेबल होगा, अगर उसका रियल भी मेजरेबल होगा और उसका इमेजिनरी भी मेजरेबल होगा। तो इस तरीके से इजीली ये थ्योरी जो है वो आपके पास सी के लिए भी ट्रांसफर कर जाती है। सो आपके पास या और इंटेग्रल कैसे डिफाइन करेंगे, अगर फंक्शन आपके पास x से c में है तो इसका मतलब f ऑफ x कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब f ऑफ x क्या होगा, रियल ऑफ f, मतलब लेट्स से f1 f2 या रियल ऑफ f प्लस इमेजिनरी ऑफ f होगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कैसे इंटेग्रल डिफाइन कर सकते हैं, इंटेग्रल हम डिफाइन कर सकते हैं, इंटेग्रल क्या होगा, रियल का इंटेग्रल प्लस इमेजिनरी। सो मेरे ख्याल से थ्योरी में कोई इसमें मतलब एम्बिग्युइटी नहीं है, इजीली ये सी के लिए इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं थ्योरी को, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ उसी जगह पे हमारे चैप्टर। अच्छा जी, सो कैसे हमने डिफाइन किया यहाँ पे पी नॉर्म के, हमारे पास एक मेजर स्पेस गिवन थी, हमारे पास एक पी एक नंबर गिवन है जो पॉजिटिव है, लेस देन इंफिनिटी है, एफ मेरे पास एक एक्स से एफ में, एफ कुड बी सी, कुड बी आर, नो प्रॉब्लम, चैप्टर 3 कुड बी सी, नो प्रॉब्लम, थ्योरी कैन बी ट्रांसलेटेड, ठीक है, इजीली। इंटेग्रल क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, नो इशू, सही है। सो तो पी नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी एफ का, तो पी नॉर्म डिफाइन करते हैं कि एफ मॉडुलस लें, उसकी पावर पी लें, उसको इंटीग्रेट करें और उसकी पावर 1/p लें, तो दिस इज कॉल्ड पी नॉर्म ऑफ एफ। इसी तरह अब हम डिफाइन करते हैं, एक पी नॉर्म डिफाइन करने के बाद अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज इंफिनिटी नॉर्म। सो इंफिनिटी नॉर्म इसको हम कहते क्या है, इसको लिखते हैं एफ नॉर्म की सिंबल पे इंफिनिटी, इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एसेंशियल सुप्रीमम ऑफ एफ। क्या है जी एसेंशियल सुप्रीमम, ये बता रहा है कि आप क्या करें, आपके पास एक फंक्शन f गिवन है, ठीक है, आप क्या करें, आप उस फंक्शन का मॉडुलस लें, जो f गिवन है उसका मॉडुलस लें। मॉडुलस लेने के बाद आप ये देखें कि आप ऐसे नंबर ढूंढें जिनके लिए लेट्स से आप t ले लेते हैं नंबर, लेट्स से आप नंबर ले लेते हैं, सो f का मॉडुलस लिया और आपने लेट्स से t नंबर ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, आपने देखा लेट्स से मैं थोड़ी देर के लिए t को मैंने 1 ले लिया, ठीक है। सो मैं देखता हूं कि सो f ऑफ x का मॉडुलस लिया और t मैंने एक नंबर 1 लिया, और मैं देखता हूं कि x के कौन से वो पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हैं x के अंदर ऐसे जिनके लिए f ऑफ x का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। फिर उस नंबर को मैं सपोज अगर और फिर उसके बाद ये जो सेट है इसकी मैयर क्या हो, 0। यानी क्या कर रहा हूं मैं, तो देखिए ये कैसा सेट है, ये कैसा सेट है, ये एक ऐसा सेट है, ये क्या है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सेट बनाता हूँ, कैसा सेट बनाता हूँ जिसमें मैं टी डालता हूँ, कैसे टी डालता हूँ, इस सेट में मैं ऐसे टी पुट करता हूँ, ठीक है, कि अगर ये ऐसे टी हैं कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस लूं और वो देखूं कि जिन एक्स के लिए मॉडुलस ग्रेटर देन टी है तो उनका जो मैयर है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसे सारे के सारे जो टी हैं वो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, सारे के सारे ऐसे टी कलेक्ट कर लेता हूँ और इन टीज का क्या ले लेता हूँ, इन्फिमम ले लेता हूँ। वो जो इन्फिमम होगा दैट विल बी डिफाइंड एज एफ इंफिनिटी नॉर्म। आई थिंक इसके लिए एग्जांपल जरूरी है, इसको विजुलाइज करने के लिए स्पेशली कैसे होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक फंक्शन ले लेते हैं, सपोज अगर हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट्स से मैं कह देता हूँ 1, जब x आपके पास क्या है, रैशनल है, ठीक है, मे बी आई शुड टेक एफ ऑफ एक्स, ओके। और दूसरी तरफ मैं ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ 0, अगर आपके पास x क्या है, x आपके पास क्या है, इररेशनल, ठीक है। इस फंक्शन को गौर से देखें, ये फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ में डिफाइंड है, ये फंक्शन आपका डिफाइंड है r से r, ठीक है। हम देखना चाह रहे हैं कि इस फंक्शन के लिए ये f इंफिनिटी क्या होगा, ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं। सो डेफिनेशन ये कह रही है कि आप क्या करें, आप कोई सा टी लें, ठीक है, सपोज मैं क्या टी लेता हूँ, मैं सपोज टी लेता हूँ, सपोज मैं जो टी देखता हूँ मैं टी ले लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं टी ले लेता हूँ 1,
थोड़ी देर के लिए। तो मैं देखता हूँ 1 के लिए मैं ये सेट कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ये सेट क्या होगा, ऐसे पॉइंट्स x की जगह पे r है सच दैट कि f ऑफ x मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन 1, ये सेट बना। क्या होगा ये सेट, कितने एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर, कितने एलिमेंट्स होंगे जी इस सेट के अंदर? वो सारे रियल नंबर्स होंगे जिनके लिए एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस ग्रेटर देन 1। एफ ऑफ एक्स की तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू है ही 1, तो ये सेट क्या होगा, ये सेट क्या होगा, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं होगा, तो ये सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो टी को अगर मैं 1 लेता हूं तो ये सेट क्या आता है, एम्प्टी आता है। ये वाला सेट देख रहे हैं ना, ये वाला सेट क्या आता है, एम्प्टी आता है। अच्छा यहाँ पे मैं म्यू जो है वो क्या लेके चल रहा हूँ, म्यू को लेके चल रहा हूँ मॉडुलस यानी लिबैक म्यू, ठीक है। तो अब इस एम्प्टी सेट की मैयर क्या होगी, 0 होगी। सो नो डाउट अगर टी को मैं 1 लेता हूं तो मैयर क्या होगी, टी को अगर मैं 1 लेता हूं यहाँ पे तो इस सेट की मैयर क्या है, इस सेट की मैयर क्या है, क्या आती है इस सेट की मैयर, इस सेट की मैयर क्या आएगी, 0 है। इसका मतलब ये जो सेट था, जिस सेट का मैंने इन्फिमम लेना था, उस सेट के अंदर एक एलिमेंट तो डेफिनेटली शामिल है, कौन सा, 1। इस सेट का मैं इन्फिमम लूंगा और वो इन्फिमम मेरे पास क्या आएगा, वो आएगा एफ नॉम इन्फिनिटी। ऐसे ही है ना जी, 1 इसमें होगा। अच्छा और देखते हैं इस सेट में और कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, यानी मैं टी निकाल रहा हूँ कि वो टी कौन से होंगे, ताकि मुझे टी का पता चले तो मैं उन टीज का क्या ले लूं, इन्फिमम ले लूं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं देखता हूं जी, अगर लेट से मैं यहाँ टी को 1 नहीं रखता बल्कि टी को 1/2 रख लेता हूँ तो क्या होगा जी, टी को 1/2 रखने से क्या होगा, टी को 1/2 रखता हूँ तो ये क्या सेट बनेगा, ऐसे रियल नंबर हो जाएंगे जिनके लिए एफ ऑफ एक्स का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा, ऐसे ही जी। अब देखें फंक्शन क्या है जिसकी वैल्यू या 0 है या 1 है। 1 वैल्यू कब आ रही है, जब रैशनल है। 0 कब आ रही है, जब इरेशनल है। मुझे बताएं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी एफ ऑफ एक्स जब ग्रेटर देन 1/2 है, यानी मेरे पास तो वैल्यूज आती 2 है, तो ग्रेटर देन 1/2 में एक ही वैल्यू आती है, कौन सी, 1। अब कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके लिए वैल्यू 1 आती है, प्रिसाइजली क्या है, क्यू है। अब देखें इस सेट का अगर मैं मैयर लूं तो वो क्या आती है, मैयर क्या आती है, 0 आती है। इसका मतलब इस सेट के अंदर 1/2 भी शामिल होगा, ठीक है, 1/2 भी शामिल होगा। इसी तरह देखिए अगर मैं 1/3 रख लेता हूँ, एफ एक्स ग्रेटर देन 1 वो भी इसमें शामिल होगा, है ना जी, 1/3 भी शामिल होगा। अच्छा 1/4 भी शामिल होगा, चलते चलते 1/n भी शामिल होगा। गौर करें ये एक ऐसा सेट बन गया, अगर मैं इस सेट की इन्फिमम लूं तो क्या आएगी, इन्फिमम क्लियरली इसकी क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी जी, इन्फिमम 0 आएगी, ठीक है। सो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इस एफ की इन्फिमम क्या है, 0 है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मैं इस सेट को ना मतलब जिसे कहते हैं मॉडिफाई कर दे, इस फंक्शन को मॉडिफाई करता हूँ और एक और देखने की कोशिश करते हैं, इसी एग्जांपल को और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। लेट से मैं फंक्शन ले लेता हूँ जी, एक ऐसा फंक्शन ले लेता हूँ, लेट से मैं ऐसा फंक्शन ले लेता हूँ जो जिसका आंसर, एक ऐसा फंक्शन ले लेता हूँ, लेट से इसका आंसर है जी 10 फॉर ऑल एक्स इन आर, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन आर। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो कौन से टीज हैं जो मैंने लेने हैं, ठीक है। लेट से मैं टी ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ जी, t1 ले लेता हूँ। तो कौन से ऐसे एक्स होंगे जिनके लिए एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, एफ ऑफ एक्स क्या है, 10 है, सो 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अच्छा फिर अगर लेट से मैं यहाँ टी को रखता हूँ 1, तो एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है, वो 10 होता है, 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब अगर मैं सेट लूंगा t इज इक्वल टू 1 के लिए, तो ये सेट पूरे का पूरा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, ये सेट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स मॉडुलस इज ग्रेटर देन, लेट से मैं यहाँ 1 रखता हूँ, ये सेट क्या बनेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। सो अगर ये वैल्यू 10 है तो इसका मतलब हर रियल नंबर के लिए वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब ये हमेशा ग्रेटर होगा। और ये सेट क्या आएगा, ये सेट क्या आएगा,
एनीबॉडी प्लीज? क्योंकि देखें वैल्यू फंक्शन की पूरा रियल नंबर आएगा, बिल्कुल सही। लेकिन अब गौर करें, ये जो सेट है ना, अब इसकी मैं मैयर लूं तो क्या आती है? मैयर लूं तो क्या आती है? इंफिनिटी आती है। सो ऐसे टी मैं इंक्लूड नहीं कर सकता जिनके लिए इस सेट की मैयर क्या आती हो? इनफाइनाइट आती हो। सो ये टी मैं शामिल नहीं हूं, यानी वन इज नॉट द कैंडिडेट, वन मेरा कैंडिडेट है ही नहीं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ टू रख के देखें क्या होगा। यहाँ टू रखेंगे तो क्या होगा? टी को टू रखेंगे तो, यानी मैं देख रहा था कि वन इस सेट में है, मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वन रखता हूं तो इस सेट का जो मैयर है वो इन्फिनिटी हो जाती है। मुझे सिर्फ वो वाले टी कंसीडर करने हैं जिनके लिए इस सेट की मैयर क्या हो रही है? जीरो हो रही है। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं टी को वन रखता हूं तो इस सेट की मैयर इनफाइनाइट हो जाती है, मुझे तो जीरो चाहिए। ठीक है, टू रखूंगा तो क्या होगा? टी की जगह पे टू रखूं तो तब भी 10 है, 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, सो डेफिनेटली 2 भी मेरा कैंडिडेट नहीं हो सकता। 3 हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता, 9 हो सकता है। 9 रखूं तो फिर भी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो 10 है, तो स्टिल मेरे पास क्या 10 भी मेरे पास नहीं हो सकता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 11 हो सकता है? अगर मैं यहां 11 रखता हूं, देखिए अगर मैं यहां 11 रखता हूं, अगर मैं यहां क्या रखता हूं? 11 रखता हूं, तो कितने एक्स हैं जिनके लिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 11 है? सारे एक्स के लिए क्या है? 10 है, राइट? सारे एक्स के लिए 10 है, तो इसका मतलब ये सेट क्या है? ये तो एम्प्टी आया, तो इसका मतलब ये, हाँ अब देखिए 11 में शामिल कर सकता हूं, कर सकता हूं ना? क्यों कर सकता हूं? क्योंकि इसके लिए ये 11 टी एक ऐसा टी है जिसके लिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन टी लूं तो उसकी मैयर क्या आती है? क्या आती है जी? मैयर जीरो आती है। ठीक है ना, मैयर जीरो आती है। अब इसके बाद आप 11 रख लें, 12 रख लें, तब भी आएगी, जितने मर्जी रख लें तब भी आएगी। तो इस सेट की इन्फिमम क्या होगी? इस सेट की 11 होगी, बिल्कुल सही। सो इसका जो इसका आएगा आपके पास, इस फंक्शन का आपके पास जो आएगा, इस फंक्शन का जो एफ इंफिनिटी नॉर्म आएगा वो क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, पता क्या चला? डेफिनेशन बता क्या रही है? डेफिनेशन ये बता रही है, अच्छा इसकी एक और एग्जांपल पहले मैं दे दूं, फिर और सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि डेफिनेशन बता क्या रही है। मैं कहता हूं जी मेरा फंक्शन ऐसा है कि इसका आंसर आता है जी, इसका आंसर आता है, इसका आंसर आता है जी 1। इस फंक्शन का आंसर आता है 1 अगर x क्या है? रैशनल है, और इसका आंसर आता है 10 अगर x क्या है? इरेशनल। सो इवेंचुअली फंक्शन पूरे के पूरे r पे डिफाइंड है, लेकिन रैशनल पे आंसर 1 है और इरेशनल पे आंसर क्या है? 10 है। अब मुझे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा? वन। क्या आएगा? 1 आएगा, बिल्कुल सही 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? बिकॉज हमें 1 मिल जाता है उस सेट के अंदर, 1 में, क्योंकि अगर मैं यहां रखता हूं वेल ग्रेटर देन 1 की कंडीशन है, सोच लें। सोचें सोचें जरा, लेट से अगर मैं इसको टी को रखता हूं हाफ तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स मॉड ग्रेटर देन 1/2 लेते हैं तो क्या होगा? कौन से रियल नंबर आएंगे? ऐसे रियल नंबर जिनके लिए एफ ऑफ एक्स मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन 1/2 है। देखिए ना क्या आएगा? 1/3, 1/4। देखिए ना, दोनों आएंगे, रैशनल और इरेशनल। एग्जैक्टली पूरे का पूरा आर आ जाएगा। नो, इसकी मैयर इन्फिनिट है। मेरे लिए ऐसे नंबर आर नॉट इंटरेस्टिंग फॉर मी। मेरी बात समझ आ रही है ना? दीज नंबर आर नॉट इंटरेस्टिंग। मैं किन टीज में इंटरेस्टेड हूं? मैं किन टी में इंटरेस्टेड हूं जिनके लिए मैयर क्या आती है? जीरो आती है।
अच्छा अब मैं देखता, इसका मतलब 1 रखूं, 1/2 रखूं, 1/3 रखूं, 1/4 रखूं, जो भी रखूंगा तो मैयर हमेशा क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। लेट्स से मैं यहाँ 1 रखता हूँ, लेट्स सी अब 1 रखने से क्या आता है, अब देखें 1 रखने से क्या आता है। क्या आता है जी, यानी वो कौन से नंबर्स होंगे जिनके लिए एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस ग्रेटर देन 1 होगा। भाई देखें ये 10 है ना, क्लियरली सी नजर आ रहा है, कौन से होंगे, क्यू डैश होंगे। इरेशनल की मैयर क्या होती है, अगेन इनफाइनाइट। इसका मतलब ये वाला 1 भी मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, यानी जो मैंने इन्फिमम लेना है, इन्फिमम के अंदर ना 1 आ रहा है, ना 1 आ रहे थे, ना 1/2 1/3 आ रहे थे। अच्छा चलो मैं एक और काम करता हूँ, 1 तो नहीं आता ना, मैं इसको 2 रख के देखता हूँ, अब देखें क्या होगा, कुछ चेंज आएगा इसके अंदर, नहीं आएगा, क्योंकि 10 है ना, 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। इवन मैं यहाँ 3 रखूंगा तब भी ये क्यू डैश आएगा, 4 5 6 7 8 9 9 तक, अगर मैं इवन 9 भी रख लेता हूँ यहाँ पे तो तब भी ये मेरे पास क्या आएगा, 10 है ना, 10 किन वैल्यूज के लिए, क्यू डैश के लिए। इसका मतलब 1 1/2 1/3 वो भी नहीं आ सकते, इसका मतलब है 9 तक नहीं आ सकते। अब मैं आता हूँ 10 पे, आ जाता हूँ 10 पे, देखें क्या सिचुएशन होती है। अगर मैं 10 लेता हूँ तो क्या होता है, बताएं जरा 10 पे, ग्रेटर देन 10 लूं तो क्या होगा, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट। हाँ ये ओके है, ठीक है। सो अब क्या पता चला, क्या पता चला कि मैं कहां से स्टार्ट कर सकता हूं चीजें, यहां से 10 से, यानी 10 से मेरी चीजें स्टार्ट होंगी। 10 इस सेट का पार्ट बन सकता है, क्यों बन सकता है, क्योंकि उस 10 के लिए जो मैयर हो रही है उसकी क्या हो रही है, वो 0 हो रही है, ठीक है ना। सो अब 10 से 11 लूंगा तब भी 5 आएगा, 12 लूंगा तब भी 5 आएगा, एंड सो ऑन। सो इवेंचुअली ये जो सेट बनेगा, इस सेट का इन्फिमम क्या होगा, फिर क्या होगा, 10 होगा। अच्छा पता क्या चला इस एग्जांपल से, अगर गौर से देखें इसमें और इस एग्जांपल में फर्क क्या है। ये देखिए मैंने क्या देखा था, g ऑफ x अगर मैंने रखता था 10 फॉर ऑल x इन r, फर्क क्या है दोनों में, इसमें उस g में और f में फर्क क्या है, g और f में क्या फर्क है कि आपके पास g जो है वो सारे रियल नंबर्स के लिए 10 है, लेकिन f जो है वो 10 वैल्यू देता है सवाए एक ऐसे सेट के जिसकी मैयर क्या है, 0 है। यानी बेसिकली ये f और g जो है ये दोनों ऑलमोस्ट एवरीवेयर क्या है, इक्वल है, ऐसे ही ना, f और g ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर, और हमने नोट क्या करते, इसकी हमने क्या निकाली थी, इंफिनिटी नॉर्म 10। तो इसका मतलब अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है, यानी जिन पॉइंट्स पे वो इक्वल नहीं है, जैसे ये f और g किन पॉइंट्स पे इक्वल नहीं है, q पे इक्वल नहीं है। ये g जो है ये q के ऊपर वैल्यू इसकी 10 है और f की वैल्यू q के ऊपर 1 है। तो इसका मतलब जो एक ऐसे सेट जिनकी मैयर 0 है उसके ऊपर कुछ मैटर नहीं करता, नॉर्म हैज नो इफेक्ट, यानी f और g दोनों का नॉर्म सेम है। सो इट डजंट मैटर कि अगर f और g, जब तक f और g जो है वो एक 0 सेट ऑफ मैयर के ऊपर उनका डिसएग्रीमेंट है, यानी f और g की वैल्यूज एग्री नहीं कर रही ऐसे सेट के ऊपर जिसकी मैयर 0 है, तो इट डजंट मैटर, नॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, वन थिंग। दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरा हम ये देखते हैं कि जहां से आपके पास अच्छा एक और एग्जांपल देखता हूं, वो और सिचुएशन क्लियर कर देगी। आई थिंक काफी है मेरे ख्याल से, ज्यादा ही ओवर एम्फेसिस ना हो जाए। सो पॉइंट है कि आपके पास रफली स्पीकिंग बता क्या रहे हैं कि लेट से ये बता क्या रहा है एफ इन्फिनिटी ये बता रहा है कि अगर एक फंक्शन बाउंडेड है, अगर एक फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। लेट से मेरे पास एक फंक्शन है जो जिसका एक बाउंड है, जैसे अभी मैंने एक फंक्शन बनाया था f of x इज इक्वल टू 10 था ना हमारे पास फंक्शन f of x इज इक्वल टू 10। सो f of x इज इक्वल टू 10 मेरे पास एक फंक्शन था, लेट से f of x इक्वल टू 1 if x is rational, और ये 10 था if x is
इरेशनल, ठीक है। अब देखिए ये एक ऐसा फंक्शन है, अब ये जो बाउंडेड है, तो जब भी फंक्शन बाउंडेड होगा, जब भी फंक्शन बाउंडेड होगा, देखिए कितने किस नंबर से बाउंडेड है ये देखिए ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ क्या है, कहता है इरेशनल के ऊपर इसका, तो इसका आंसर हमेशा लेट से ये अगर 10 है ना, तो 10 के और 0 के दरमियान ही इसका आंसर हमेशा रहेगा फंक्शन का, 10 और 0 के हमेशा, ये जो फंक्शन है ये हमेशा आपके पास 0 और 10 के दरमियान रहेगा, ये फंक्शन बाउंडेड है। सो ये एफ इन्फिनिटी नॉर्म क्या बता रहा है कि ये फंक्शन बाउंडेड है, किससे बाउंडेड है, ये फंक्शन बाउंडेड है, किससे बाउंडेड है, ये बाउंडेड है 11 से, ये बाउंडेड है 10.1 से, 10 11 से, 12 से, 13 से, 14 से एंड सो ऑन, और 10 से भी बाउंडेड है, ये बिल्कुल बाउंडेड है, अगर 10.00001 ले लूं तब भी बाउंडेड है, ठीक है, समझ आ रही है ना, ये फंक्शन बाउंडेड है, इसी तरह 10.01 के लिए भी बाउंडेड है। सो ये जो सारे बाउंड्स हैं, ये क्या है, सारे के सारे जो बाउंड्स हैं, बेसिकली ये जो टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टी उन बाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या बता रहा है कि ये उन बाउंड्स का जो इन्फिमम है, उन बाउंड्स का जो एफ ऑफ एक्स के जो बाउंड्स हैं उनका जो इन्फिमम है दैट इज डिफाइंड एज एफ इन्फिनिटी नॉर्म। जैसे इसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारे बाउंड्स थे, 10 बाउंड नहीं था, लेकिन 10.0000001 भी बाउंड है, 10.00002 भी बाउंड है एंड सो ऑन। जब हम उस सेट का इन्फिमम लेंगे तो उसमें आपके पास, क्योंकि वो 10 के करीब आ रहा है सेट, तो उसका इन्फिमम में 10 भी शामिल हो जाएगा। सो एक तो ये बता रहा है, दूसरा ये क्या बता रहा है, दूसरा ये बता रहा है जो इसमें और एक टेक्निकल चीज है, वो क्या है, लेट्स से मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, कैसा फंक्शन डिफाइन करता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट्स से मैं कहता हूँ 10 है, इफ एक्स इज, देखिएगा इफ एक्स इज इरेशनल, और मैं कहता हूं कि दिस इज इंफिनिटी इफ एक्स इज रैशनल, यानी रैशनल पे आंसर क्या दे रहा है, इंफिनिटी दे रहा है, और इरेशनल पे क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है 10, ठीक है। सो अब हमने देखना है कि, अब देखें हमने इन्फिमम लेना है, ठीक है। अब देखें हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी वजह से एक तो वो 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 एंड सो ऑन सारे के सारे नंबर शामिल हो, ठीक है। लेकिन अच्छा अब मैं देखता हूँ, लेट्स से अगर मैं 11 नंबर देखता हूँ कि 11 इसमें है या नहीं, जरा देखें, x सच दैट आपके पास f ऑफ x मॉडुलस जो है वो आपके पास, लेट्स से मैं कह देता हूँ ग्रेटर देन मैं 11 रख देता हूँ, क्या होगा जी ये सेट क्या होगा, ऐसे रियल नंबर जिनके लिए f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है या ग्रेटर देन 11 है, क्या होगा, रैशनल होंगे सारे के सारे, बिल्कुल ये क्या होगा जी, रैशनल होगा। और रैशनल की मैयर क्या होती है, 0। तो इसका मतलब ये जो हम इन्फिमम लेंगे, इस इन्फिमम में 11 नंबर शामिल होगा, 12 भी शामिल होगा, 13 भी शामिल होगा। लेकिन आप गौर करें कि जब हम इन्फिमम ले रहे होते हैं तो अगर एक नंबर हमें डेफिनेटली पता चल जाए तो उससे ऊपर जाने की हमें जरूरत है, क्योंकि हम इन्फिमम ले रहे हैं ना, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, हमें इन ऊपर वाले नंबर को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमें एक छोटा नंबर मिल गया तो हमें उससे भी छोटे की तरफ जाना है इन्फिमम ढूंढने के लिए, एग्रीड, क्योंकि इन्फिमम ले रहे हैं ना। अच्छा अब हम देखते हैं, अच्छा इसके साथ साथ हम देखते हैं अगर मैं 10 रखूं तो क्या आता है, 10 रखूं तो क्या आता है, तब भी मेरे पास क्यू आता है। तो इसका मतलब इस सेट में 10 भी शामिल होगा, और 10 से नीचे अगर मैं कोई लेता हूं, मैं यहां ले लेता हूं 9.9, अगर मैं 9.9 लेता हूं तो ये सेट क्या आएगा, क्यू डैश आएगा, क्यू डैश आएगा, तो ये उधर से बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब मेरे ये इन्फिमम स्टार्ट ही 10 से होगा, तो इस सेट का इन्फिमम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इसका मतलब इस सेट का जो नॉर्म होगा वो क्या होगा, 10 होगा। तो पता क्या चला, पता ये चला कि अगर एक फंक्शन, अब देखिए गौर से देखिए, ये फंक्शन बाउंडेड है, ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है, लेकिन अगर गौर करें कि ये कितनी, ये फंक्शन बाउंडेड तो नहीं है, लेकिन जिन पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है उसकी मैयर कितनी है, 0। इसका मतलब अगर एक सेट, अगर एक फंक्शन बाउंडेड है तो मैं उसका बाउंड ढूंढ लूं, स्मॉलेस्ट बाउंड ढूंढ लूं, स्मॉलेस्ट बाउंड जो होगा वो एफ इन्फिनिटी नॉर्म होगा अगर फंक्शन बाउंडेड है, और अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो मैं देखूं
कि जहां पे वो प्रॉब्लम कर रहा है उसके अलावा, यानी जहां पे वो इन्फिनिटी आ रहा है उसकी मैयर फाइनाइट है, जीरो है, उस सेट की मैयर जीरो है, तो उसके अलावा जो पॉइंट्स हैं उनमें से मैं स्मॉलेस्ट उसका बाउंड ढूंढ दूं। तो रफली स्पीकिंग ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि बेसिकली ये एफ इन्फिनिटी शो कर रहा है बाउंड को, स्मॉलेस्ट बाउंड को शो कर रहा है जो आप फंक्शन का फाउंड कर सकते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट इन अ सेंस कि जहां पे वो फंक्शन बाउंडेड नहीं रहता उसकी उन पॉइंट्स की मैयर क्या हो, जीरो। सो प्लीज क्वेश्चन था आपका, पूछें। हेलो, अच्छा चलें। सो काफी हमने इसके ऊपर स्ट्रेस दे लिया है। सो हमारे पास ये दो चीजें हैं जी, एक हमारे पास ये नॉर्म हमने डिफाइन किया है जिसको हमने पी नॉर्म कहा है, और ये हमारे पास इन्फिनिटी नॉर्म है, और ये दोनों ही किसके लिए डिफाइन है, ये मेजरेबल फंक्शंस के लिए डिफाइंड है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, अच्छा और इसमें जैसे मैंने डिस्कशन की कि फर्क नहीं पड़ता कि अगर यहाँ पे मैं एफ की जगह पे एक फंक्शन ले लेता हूँ जी, जो आपके पास ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है, किसके, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है एफ के, तो जो नॉर्म होगा वो जी का नॉर्म आपके पास इक्वल होगा एफ के नॉर्म के। इसी तरह अगर मैं जी फंक्शन लेता हूं जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल होगा एफ के, तो अब जब ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगा तो आपके पास उसका जो नॉर्म होगा वो भी आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, देखें, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल का मतलब ये है कि वो पॉइंट्स जिनके लिए आपके पास एफ और जी इक्वल नहीं है उनकी मैयर क्या है, उनकी मैयर आपके पास जीरो है। और इसका मतलब अगर पूरी एक्स में डोमेन लेता हूं तो उसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, एक ये वाला सेट हो गया, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं लेट से ई का, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, यूनियन एक्स माइनस ई। तो अब क्योंकि इसकी तो मैयर है ही जीरो, जब मैयर जीरो होगी तो इंटीग्रेशन का कोई उस पर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो इस तरीके से आपके पास ये दोनों नॉर्म्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इंटेग्रल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सेट ऑफ जीरो मैयर के ऊपर आपके पास इंटेग्रल जो है वो सेम रहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसके बाद हम आते हैं या एलपी स्पेसिस की तरफ।